तो देखें 1985-86 ईस्वी को यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है जिसे कालीबंगा संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस संग्रहालय में क्या होता है, यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, सामग्री मिलती हैं, उनको इस संग्रहालय में सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। तो लिखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर, लिखें समकोण के समान सड़कें। समकोण के समान सड़कें। बेलनाकार मोहरें एवं मुद्राएं। बेलनाकार मोहरें एवं मुद्राएं। कोष्टक में लिख लेना, ये किसकी बनी है? मिट्टी की। इसकी मोहरें मुद्राएं मिट्टी की। अगला लिखें वर्तमान में तंदूर के समान चूल्हे। वर्तमान में तंदूर के समान चूल्हे। तंदूर के समान चूल्हे। फिर लिखें मातृ देवी अंकित। मातृ देवी अंकित मातृ देवी अंकित सिक्का मिला है। मातृ देवी अंकित सिक्का मिला है, इसलिए इस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा गया है। इसलिए इस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा गया है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा गया है। अगला लिखें दोहरी प्राचीर दीवार। इसको कहते हैं डबल परकोटा। दोहरी प्राचीर दीवार। प्राचीर दीवार। प्राचीर दीवार लिख लिया। अब लिख लें अलंकृत ईंटों का फर्श। अलंकृत ईंटों का फर्श। अलंकृत ईंटों का फर्श लिख लिया। अलंकृत ईंटों का फर्श। अगला लिख लें, इसी में जोड़ दें मिट्टी का पैमाना। मिट्टी का पैमाना। पैमाना या ऐसे कहते हैं फुटा। मिट्टी का पैमाना। मिट्टी का पैमाना। और लिख लें ऊंट एवं कुत्ते की हड्डियों के प्रमाण। ऊंट एवं कुत्ते की हड्डियों के प्रमाण। ऊंट एवं कुत्ते की हड्डियों के प्रमाण। यानी दो जानवर यहाँ पर ज्यादा पाए गए हैं। ऊंट इनका एक तरह से माल ढोने के लिए या और कृषिगत कार्यों के लिए इसका ऊंट का प्रयोग करते थे, और कुत्ता इनका प्रिय पालतू जानवर होता था। तो ऊंट एवं कुत्ते की हड्डियों के क्या मिले हैं? साक्ष्य अर्थात प्रमाण पाए गए हैं। एक तो ऊंट की हड्डी मिली है और दूसरा जानवर कौन सा है? कुत्ता। इन दोनों की हड्डियों के साक्ष्य प्रमाण पाए गए हैं। अगला लिखें कालीबंगा से 3 प्रकार के सावधान मिले हैं। कालीबंगा से 3 प्रकार के सावधान मिले हैं। 3 प्रकार के सावधान मिले हैं।
तो तीनों प्रकार लिख लें। एक तो मिला है पूर्ण सावधान, पूर्ण सावधान, पूर्ण सावधान। पूर्ण सावधान मतलब यह है कि आदमी को एक तरह से ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर मुंह और दक्षिण की ओर पैर करके उसको लिकटा करके दफनाया जाता है। दूसरा आंशिक सावधान, इसमें क्या है, आदमी की हड्डियों को टोर बरोर करके यहाँ पर रखते हैं। तीसरा है कलश सावधान, व्यक्ति के साथ क्या रखते हैं, कलश रखते हैं या मिट्टी के मटके रखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कलश सावधान। तो पूर्ण सावधान, आंशिक सावधान और अगला है कलश सावधान। पूर्ण सावधान है, आंशिक सावधान है और है कलश सावधान। लिख लिया। अब नीचे एक लाइन अलग से लिखेंगे। इस सभ्यता से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इस सभ्यता से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान या कह सकते हैं घर, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती कहा गया है। दीनहीन बस्ती, दीनहीन का मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से गरीबों की बस्ती। यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों के बनते थे। नाली निर्माण होता था उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों के अपर मकान की बात करें, मकानों में किस तरह की ईंटें लगाई जाती थी, तो उनका आकार होता था 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर तो लंबी होती थी, 15 सेंटीमीटर वो चौड़ी होती थी और 7.5 सेंटीमीटर क्या होती थी, मोटी होती थी। कह सकते हैं इसका अनुपात निकालें तो 4:2:1। इस अनुपात की क्या मिली है, ईंटें मिली हैं। यहाँ पर ईंट बड़ी बड़ी होती थी जिनकी लंबाई कितनी होती थी, 7 यानी 30 सेंटीमीटर लंबाई होती थी, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई होती थी और 7.5 सेंटीमीटर क्या होती थी, ऊंचाई होती थी। अनुपात में देखें तो 4:2:1। इस अनुपात की क्या मिली है, ईंटें। ये और लिख लें, ये लाइन और लिख लें। 1985-86 ईस्वी को राज्य सरकार ने 1985-86 ईस्वी को राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। लिख लिया। तो ये कौन सी सभ्यता हो गई, कालीबंगा सभ्यता। कौन से जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल बीके थापर। राजस्थान में हड़प्पा कालीन और प्राक हड़प्पा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा ग्रामीण थी कि नगरी थी, कालीबंगा किस युग की सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता का C14 के अनुसार समय क्या है, 2350 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है, गेहूं और जौ कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा। एक खेत में एक साथ दो फसलें कौन सी मिली है, सरसों और चना। मिट्टी का बना पैमाना कहाँ से मिला है, कालीबंगा। मात्र सत्तात्मक थी कि पितृ सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं,
7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। देखो सैंधव सभ्यता का कालीबंगाई एकमात्र ऐसा नगर है जहां से अग्नि वेदिकाएं मिली, अर्थात हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं। बाकी के जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं वहां से हवन कुंड के साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। अब अपन अगली सभ्यता पढ़ेंगे, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, ये दूसरी सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता, और ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता देखें, जैसे कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? नगरी थी ग्रामीण थी? नगरी सभ्यता। लेकिन ये आहड़ की सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? ग्रामीण। दूसरी बात है, ये जो सभ्यता स्थल है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन, यानी इसे ताम्रकालीन सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। जैसे कालीबंगा कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। अपन आहड़ सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो इस सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है वो 3 बार में हुआ था। इस सभ्यता का जो उत्खनन है तो उत्खनन करता सबसे पहले इस सभ्यता के फर्स्ट जो उत्खनन करता थे उनको अपन खोजकर्ता भी कह सकते हैं, वो थे 1953 ईस्वी को A.K. व्यास। A.K. व्यास का पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। पूरा नाम क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास। तो सबसे पहले इन अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन का कार्य किया था। दूसरी बार इस सभ्यता का उत्खनन फिर हुआ, और दूसरी बार उत्खनन हुआ था 1961-62 के लगभग हुआ था, और सॉरी दूसरी बार हुआ था 54 से 56 तक। कब हुआ था? दूसरी बार उत्खनन हुआ था 1954 से 56 तक, और 1954 से 56 तक इसके उत्खनन करता रहे हैं वो आरसी अग्रवाल रहे हैं। आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। इनके द्वारा व्यापक तरीके से सभ्यता का दूसरी बार उत्खनन किया था, और जब तृतीय उत्खनन करता हुए हैं इस सभ्यता के, तीसरी बार जो उत्खनन करता थे वो एक तो थे B.N. मिश्र। B.N. मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र, और दूसरे इनके सहयोगी रहे हैं H.D. सांखलिया, और H.D. सांखलिया का पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल सांखलिया। ये दूसरी बार का जो उत्खनन है वो 1954 से 56 तक हुआ था, और तीसरी बार उत्खनन हुआ था 1961-62 ईस्वी को। B.N. मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं, और दूसरे इनके सहयोगी साथी रहे हैं जिनका नाम था H.D. सांखलिया या हसमुख धीरज लाल सांखलिया। तो ये तो इस सभ्यता के कौन हो गए? उत्खनन करता। अब क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है या उत्खनन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन मिलेगा अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा आ गया आरसी अग्रवाल, और तीसरे में दे दिया वीरेंद्र नाथ मिश्र, और चौथा दे दिया बीबी लाल। तो कौन सा नहीं होगा? बीबी लाल, क्योंकि बीबी लाल किस सभ्यता के उत्खनन करता है? कालीबंगा के। बी के थापर बीबी लाल किसके हैं? कालीबंगा सभ्यता के। अब बात आती है नदी की, क्योंकि मैंने कल बताया था कि दुनिया की प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। अब यह है कि कुछ नदियों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, या कुछ नदी एक तरह से समतल बन गई हैं और जहां पर सभ्यता मिल गई है वो एक क्या है? अपवाद है। लेकिन प्राचीन समय में अधिकांश जो सभ्यता होती थी वो किन के किनारे होती थी? नदियों के किनारे। और मैंने उसके रीजन भी बताए थे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते थे? जल मार्ग। दुनिया का सबसे पुराना जो मार्ग है, सबसे सस्ता, सबसे सुगम जो मार्ग है वो कौन सा? जल मार्ग था। दूसरा, ये जो लोग थे वो पानी की सहायता से, या ज्यादातर कह सकते हैं पानी के सहारे, नदियों के सहारे रहते थे।
तीसरा ये है कि ज्यादातर ये शिकार पर डिपेंड रहते थे, और नदियों के किनारे जंगली जानवर रहते हैं। जितने भी जंगली जानवर होंगे वो किसी न किसी पानी के सहारे होंगे। जंगल भले ही कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें पानी का कोई स्रोत नहीं है तो वहां जानवर नहीं मिलेंगे। कोई न पानी का क्या होगा, स्रोत होगा। यानी पानी का या तो तालाब होगा, या कोई बांध होगा, या और कुछ पानी का कोई गड्ढा होगा, पोखर होगी। तो ऐसे ही यहाँ जंगली जानवर आते थे और आसानी से ये उनका क्या कर लेते थे, शिकार कर लेते थे। इसी वजह से लोग नदियों के किनारे रहते थे। तो ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, आयड़ नदी के। कौन सी नदी है, आयड़। और आयड़ ऑप्शन में नहीं मिले तो आयड़ का दूसरा नाम क्या है, बेडच। एक बार बीएसटीसी परीक्षा 2009 में पूछ लिया है, आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या है, बेडच नदी। क्योंकि जहां से इस नदी का उद्गम होता है, देखो इधर है पहाड़ी, और इन पहाड़ियों को कहते हैं गोगुंदा की पहाड़ी, और वहां से ये नदी इस तरह से निकलती है। और जहां से इस नदी का उद्गम होता है, और वहां से लेकर के एक झील पड़ती है जिसका नाम है उदय सागर। कौन सी झील है, उदय सागर। और उदय सागर झील तक इसका पानी कैसा रहता है, यानी ये जो झील है यहां तक इस नदी का नाम रहता है, वो क्या रहता है, आयड़। और जैसे ही ये नदी इस झील को पार करती है, और इसका नदी का नाम बदल करके क्या हो जाता है, बेडच। तो जहां से उद्गम होता है वहां से लेकर उदय सागर झील तक, उदय सागर कहाँ है, उदयपुर में। 1559 ईस्वी को जब महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था, उस समय ये झील बनवाई थी जिसका नाम है उदय सागर झील। और उस झील को जैसे ही पार करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेडच नदी। अब आगे चल करके ये जो नदी है वो कौन सी नदी मिल जाती है, बनास नदी में। कौन सी नदी में, बनास। और इधर से एक नदी और आती है यहाँ पर जिसका नाम है मेनाल। कौन सी नदी है, मेनाल। तो इसको तीनों नदियों का जहां संगम होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम में बनास, बेडच और मेनाल नदी का कहां पर होता है, भिंगोद में। और भिंगोद कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। यहाँ पर तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है जिसका नाम है बनास, बेडच और मेनाल। तो ये सभ्यता किस नदी के किनारे है, आयड़ नहीं आए तो बेडच, आयड़ नहीं आए तो बेडच। आयड़ और बेडच एक ही नाम है। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है, आहड़ सभ्यता। अब देखें इस सभ्यता के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। पहले इस सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता था, तो देखें प्राचीन समय की बात करें तो इसे कहते थे ताम्रवती नगरी। क्या कहते थे, ताम्रवती नगरी। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है ये 2013 में कि कौन सी सभ्यता का नाम ताम्रवती नगरी था, तो कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। क्योंकि यहाँ कौन से युग की सभ्यता, ये ताम्र युग की। दूसरी बात है यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, उद्योग धंधा था, कृषि और पशुपालन तो ये करते ही थे, इसके साथ साथ इनका उद्योग धंधा था तामा गलाना। तामा गला करके और उपकरण और औजार तैयार करना। तो प्राचीन समय तांबे का ये बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए इस सभ्यता का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। जैसे वर्तमान में तामा नगरी कौन सी है, राजस्थान की तामा नगरी किसे कहते हैं, खेतड़ी को। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में, क्योंकि वहां तांबे की सबसे बड़ी खान है। खेतड़ी सिंगाना जो कहां पर स्थित है, झुंझुनू में। ऐसे प्राचीन समय ताम्रवती नगरी किसे कहते थे, आहड़ सभ्यता। इसी सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं और 11वीं सदी में, या कह सकते हैं शताब्दी में, इसे क्या कहते थे, आघाटपुर कहते थे। क्या कहते थे, आघाटपुर। आघाटपुर इसलिए कह देते थे क्योंकि यहाँ पर आघाट नाम का क्या मिला है, एक दुर्ग मिला है। क्या मिला है, दुर्ग। आघाट नाम का एक दुर्ग मिला है, इसलिए इसे क्या कहते थे, आघाटपुर के नाम से जानते थे। इसके अलावा इस सभ्यता के और भी उपनाम है। जैसे ये बनास नदी के एक क्षेत्र है, और बनास की सहायक नदी है आयड़ और बेडच। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बनास क्षेत्र कहते हैं। और इस सभ्यता को कहते थे बनास संस्कृति। क्या कहते थे, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति भी कहते थे, या ऐसे कह सकते हैं आयड़ संस्कृति भी कह देते थे।
आयड संस्कृति। और इस सभ्यता को स्थानीय लोग आज भी क्या कहते हैं, इसे धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। ये धूलकोट वाला क्वेश्चन अभी रीट में आया था। तो ये सभ्यता को स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं। धूलकोट का मतलब है, धूल कहते हैं मिट्टी को, कोट कहते हैं टीले, अर्थात इसे मिट्टी का टीला अर्थात धूलकोट के नाम से जानते हैं। ये जो सभ्यता स्थल है आहड़, इसे मृतकों के टीले की सभ्यता भी कह देते हैं, या इसे कहते हैं महासतियों के टीले की सभ्यता। महासतियों के टीले की सभ्यता इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो मेवाड़ राजघराना है, मेवाड़ जो राज परिवार है, मेवाड़ का जो गोयल अर्थात सिसोदिया वंश है, उस राज परिवार की जो छत्री बनी है वो आहड़ नामक जगह पर बनी है। और मेवाड़ राजघराना सबसे प्राचीन राजघराना, इसमें बड़े बड़े सूरवीर अर्थात बड़े बड़े राजा हुए हैं, इनका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने दिल्ली के सम्राट से युद्ध लड़े थे, तो उनकी यहाँ पर छत्री बनी है। इसलिए इस सभ्यता को महासतियों के टीले की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतियों के टीले की सभ्यता। अब बात आती है इस सभ्यता का समय क्या है। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा है वो इस सभ्यता का जो समय बताते हैं वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के और 1200 ईसा पूर्व, यानी 1900 ईसा पूर्व के और 2024 अब चल रहे हैं, तो लगभग कितना हो गया? 4000 वर्ष प्राचीन। तो ये सभ्यता कितने हजार वर्ष प्राचीन है? तो 4000 वर्ष प्राचीन है। तो यहां तक इसको लिख लें पहले। आहड़ सभ्यता लिखें, यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। फिर लिखें, इसे ताम्रयुगीन, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये तामा युग की सभ्यता, इसलिए क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। अब लिखें उत्खनन कर्ता। उत्खनन कर्ता, तो लिखें प्रथम उत्खनन कर्ता। प्रथम उत्खनन कर्ता 1953 ईस्वी को अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। लिख लिया। द्वितीय उत्खनन कर्ता 1954 से 56 तक आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम पूछ ले तो रतन चंद अग्रवाल। द्वितीय उत्खनन कर्ता 1954 से 56 तक आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद अग्रवाल। तृतीय उत्खनन कर्ता, तीसरे उत्खनन कर्ता 1961-62 ईस्वी को बी एन मिश्र। बी एन मिश्र एवं एच डी सांखलिया। बी एन मिश्र का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो वीरेंद्र नाथ मिश्र है, और एच डी सांखलिया का पूरा नाम पूछे तो हसमुख धीरज लाल सांखलिया। बी एन मिश्र एवं एच डी सांखलिया। 61-62 को हुआ है। हसमुख धीरज लाल सांखलिया। हसमुख धीरज लाल सांखलिया।
देख लिया। ज्यादातर ऑप्शन में शॉर्ट ही नाम ज्यादा पूछता है। जैसे कालीबंगा के उत्खननकर्ता का नाम पूछता है तो वो बीवी लाल बी के था पर शॉर्ट में ही लिखे रहते हैं। अब अक्षय कीर्ति व्यास है, इनका भी शॉर्ट में नाम एक ही व्यास है। आरसी अग्रवाल है, ये शॉर्ट नाम है, पूरा नाम इनका रतन चंद्र अग्रवाल है। बीएन मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र है। एचडी सांखलिया का पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल सांखलिया। अब लिखें नदी, कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ या बेड़च, क्योंकि आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या है? बेड़च। बेड़च कह लो या आयड़, बात एक ही है। आयड़ ऑब्लिक बेड़च। अब लिखें सभ्यता के प्राचीन नाम। सभ्यता के प्राचीन नाम। तो एक तो इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। दूसरा है इसका प्राचीन नाम 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे धूलकोट कहा गया है या धूलकोट कहते थे। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे धूलकोट कहते थे। धूलकोट। धूलकोट नहीं लिखना है, सॉरी, आघाटपुर। धूलकोट तो क्या है इसका स्थानीय नाम है, आघाटपुर कहते थे। ये तो हो गए प्राचीन नाम। अब लिख लें उपनाम। उपनाम में लिख लें बनास संस्कृति। दूसरा उपनाम है आयड़ संस्कृति। आयड़ संस्कृति। बनास और आयड़ क्या है? नदियों के नाम है, ठीक है। बनास संस्कृति, आयड़ संस्कृति। आयड़ संस्कृति लिख लिया। एक और लिख लें महासतियों के टीले की सभ्यता। महासतियों के टीले की सभ्यता। उपनाम में लिख लें महासतियों के टीले की सभ्यता। महासतियों के टीले की सभ्यता लिख लिया। स्थानीय नाम लिख लें धूलकोट। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इसके उपनाम, प्राचीन नाम, स्थानीय नाम, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ताम्रवती नगरी वाला 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये धूलकोट वाला अभी रीट एग्जाम आया था। ये बनास संस्कृति, आयड़ संस्कृति, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब लिख लें समय। इस समय का समय क्या है या काल क्या है? काल या समय। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। तो कितनी पुरानी होगी सभ्यता? 4000 वर्ष प्राचीन। अब देखें नेक्स्ट है प्राप्त अवशेष।
हेडिंग लिख लें प्राप्त अवशेष। यहाँ से क्या क्या चीज मिली है, या प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष। तो देखें यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक तो यहाँ से तांबा गलाने की क्या मिली है, भट्टियां। तांबा गलाने की भट्टियां, यानी यहाँ के लोगों का जो उद्योग धंधा था, व्यवसाय था, कृषि पशुपालन के साथ साथ वो क्या करते थे, तांबे के उपकरण औजार बना करके तैयार करते थे। तो इसलिए यहाँ से क्या मिली है, तांबा गलाने की भट्टियां। दूसरी बात यह है कि यहाँ से एक बर्तन में, जो मिट्टी का बर्तन है, उसमें तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली हैं। तांबे की 2 कुल्हाड़ी, तांबे की 2 कुल्हाड़ियों के साथ साथ अन्य तांबे के उपकरण हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे की 2 कुल्हाड़ी है और तांबे के अन्य उपकरण, औजार है, सामग्री है, और वो भी इस सभ्यता में मिली है। तीसरी बात यह है कि इस सभ्यता से जो अनाज रखा जाता है या अनाज भरा जाता है, तो अनाज रखने के मिट्टी के बड़े बड़े पात्र मिले हैं। अनाज रखने के मिट्टी के बड़े बड़े पात्र, बड़े बड़े पात्र का मतलब है इनमें वर्ष भर का भंडार रखा जाता था, और उनको बड़े बड़े क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं। और उन पात्रों को यानी क्या कहा गया है, तो एक तो इनको कहते थे गोरे, और दूसरे कहते थे कोठे, या इसे कोठ भी कहते थे। तो इस सभ्यता से, हाँ अपनी भाषा में अपन कोठी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी के बने थे और इनमें अनाज भरा जाता था। और इन पात्रों को, इनकी जो आकृति होती थी वो इस तरह की होती थी, ऊपर एक ढक्कन होता था, इस तरह के ये बर्तन होते थे, नीचे इनमें अनाज निकालने का एक क्या होता था, छेद होता था, और इनमें ऊपर से अनाज डाला जाता था। ये सारे के सारे किसके बने होते थे, मिट्टी के। वर्तमान में तो क्या है, अपन बाजार से क्या खरीदते हैं, कोठी खरीदते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर घर पर ही तैयार किए जाते थे, और इनको स्थानीय लोग क्या कहते थे, गोरे व कोठ या गोरे व कोठे कहते थे। तो इस तरह के अनाज रखने के क्या मिले हैं, मिट्टी के बड़े बड़े पात्र। चौथी बात है, ये जो सभ्यता स्थल है, यहां से एक घर में या एक मकान के अंदर 6 क्या मिले हैं, चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं, 6 चूल्हे। अब एक ही घर के अंदर मिले हैं, अलग अलग घर में नहीं मिले हैं, एक ही घर में और एक ही रसोई के पास मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो ये क्या था, सामूहिक भोजन व्यवस्था, या परिवार में ज्यादा सदस्य रहते होंगे और उन सदस्यों के लिए एक साथ क्या तैयार किया जाता था, भोजन तैयार किया जाता था। दूसरी भाषा में अपन बात करें तो इसे संयुक्त परिवार प्रथा का नाम भी दिया गया है। संयुक्त परिवार प्रथा का मतलब है सामूहिक लोग रहते होंगे, और इतने लोग रहते होंगे कि 6 चूल्हों पर उनके साथ क्या बनता था, एक साथ भोजन बनाया जाता था। तो एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार प्रथा या सामूहिक भोजन व्यवस्था का क्या माना गया है, प्रमाण माना गया है। इसके अलावा ये जो सभ्यता स्थल है, इस सभ्यता स्थल से 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं। 2 फसलों के प्रमाण। अब 2 फसलें, वहां पर तो अपने कौन कौन सी फसलें देखी थी, सरसों और चना, वो एक ही खेत में मिले थे। उसके अलावा 2 फसलें गेहूं और जौ। यहाँ पर जो 2 फसलें मिली हैं, एक तो ज्वार के अवशेष मिले हैं, और दूसरी फसल मिली है वो कौन सी मिली है, चावल। तो ज्वार और चावल ये 2 फसलों के प्रमाण है, वो किस सभ्यता में पाए गए हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। जैसे कालीबंगा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे, मकान बनाए जाते थे, वो ईंटों के बनते थे। तो यहाँ पर भी मकान ईंटों के थे, लेकिन उनकी नींव भरी जाती थी, वो किसकी भरी जाती थी, पत्थर की। नींव पत्थर की भरते थे, और मकान फिर किसके बनाते थे, ईंटों के। तो इसको लिख लें 5 पॉइंटों को। जौ क्या होते हैं, जौ को अपन अपनी भाषा में जौड़ई कहते हैं, जौड़ई, या उसको बेजर भी कहते हैं।
जोड़ई तो ज्वार को कहते हैं, लेकिन उसको बेजर कहते हैं, चरी होती है। ये गेहूं के साथ ही बोया जाता है। हाँ बिल्कुल, बेजर कहते हैं। लिखें, तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां। लिखें, तांबे की दो कुल्हाड़ी, तांबे की दो कुल्हाड़ी एवं अन्य उपकरण, तांबे की दो कुल्हाड़ी एवं अन्य उपकरण। फिर लिखें, अनाज रखने की मिट्टी के, अनाज रखने की मिट्टी के बड़े बड़े पात्र मिले हैं, अनाज रखने की मिट्टी के बड़े बड़े पात्र मिले हैं, जिन्हें गोरे और कोठे कहा गया है। गोरे व कोठे या गोरे व कोठ, गोरे व कोठे कहा गया है। फिर लिख लें, एक मकान में एक साथ, एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, एक मकान में या एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। यह संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा एवं सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण है। यह संयुक्त परिवार प्रथा या सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण है। संयुक्त परिवार प्रथा एवं सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण है। एक साथ दो फसलों के प्रमाण, एक साथ दो फसलों के प्रमाण। ज्वार व चावल, ज्वार व चावल। लिख लिया। अगला पॉइंट इसी में जोड़ दें, ज्वार, उसी को तो जोड़ा ही बोलते हैं ज्वार को। देखें, यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों पर क्या है, पेंटिंग की गई है, कलर किया गया है। तो यहाँ से दो कलरों के ज्यादा मिट्टी के पात्र मिले हैं, एक तो काला है व लाल, या लाल व काले रंग के क्या मिले हैं, मृद भांड। काले या काला व लाल रंग के मृद भांड, मृद भांड जानते हैं, मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। तो यहां से लाल व काले रंग के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नंबर 7, यहाँ पर रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, जो कपड़ों पर रंगाई छपाई की जाती है, रंगाई छपाई के ठप्पे, जो कपड़ों पर रंगाई छपाई का कार्य किया जाता था, और यहाँ पर इस तरह के क्या मिले हैं, ठप्पे मिले हैं। एक वाणिज्य व्यापार का प्रमाण मिला है, उसमें क्या है, तौलने के बांट मिले हैं, तौलने के पत्थर के बांट, तौलने के पत्थर के बांट मिले हैं। और ये जो प्रमाण है वो व्यापार और वाणिज्य का प्रमाण माना जाता है। पहले क्या है, ज्यादातर बांट होते थे वो पत्थर के ही होते थे,
आज से अपने दादा परदादा को पूछो तो वो भी यही कहते हैं कि पहले जो पसेरी होती थी वो ज्यादा से ज्यादा घरों में किसकी होती थी, पत्थर की बनी होती थी। तो यहाँ से तौलने के पत्थर के क्या मिले हैं, बाट। कहीं सब्जी बेचने वाले हैं वो भी आज के जमाने में गाँवों में डोलते हैं, पत्थर के बाट उनके पास रहते हैं। तो तौलने के पत्थर के बाट मिले हैं, रंगाई छपाई के क्या मिले, ठप्पे मिले हैं, लाल व काले रंग के क्या मिले हैं, मृद भांड, जिनको कहते हैं मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र कहते हैं। तो इनको और जोड़ दें इसी में, लाल व काले रंग के मृद भांड, रंगाई छपाई के ठप्पे और तौलने के पत्थर के बाट। या ये लाइन नहीं लिखी मिले तो सीधा ही पूछ ले कि वाणिज्य व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से है। मृद भांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। लिख लिए तीनों पॉइंट ये नीचे वाले, और लिख लें इसमें, बिना हत्थे का मिट्टी का जल पात्र, बिना हत्थे का मिट्टी का जल पात्र। बिना हत्थे का मिट्टी का जल पात्र, जल पात्र यहाँ कहते हैं मग। इस तरह का ये आकृति है, मग की भी है, इसमें हत्था नहीं है और ना ये नीचे वाला होगा। इस तरह से बिना हत्था लगा हुआ जो जग है या मिट्टी का बना एक जल पात्र है वो इस सभ्यता में मिला है। तो बिना हत्थे का मिट्टी का क्या मिला है, जल पात्र। लिख लिया, एक पॉइंट और लिख लें, यहाँ पर सबको, सब कहते हैं मृतक को, यहाँ पर सबको उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लिटाकर दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण की ओर लिटाकर दफनाया जाता था। उत्तर से दक्षिण की ओर लिटाकर दफनाया जाता था एवं उसके साथ आभूषण एवं मृद भांड रखे जाते थे, एवं उसके साथ आभूषण, आभूषण एवं मृद भांड रखे जाते थे। आभूषण एवं मृद भांड रखे जाते थे। लिख लिया, एक पॉइंट और लिख लें, यहाँ पर पत्थर के सिल व बट्टे, पत्थर के सिल व बट्टे एवं आटा पीसने की चक्की का पाट मिला है। पत्थर के सिल व बट्टे एवं आटा पीसने की चक्की का पाट मिला है। सिल व बट्टे एवं आटा पीसने की चक्की का क्या मिला है, पाट। लिख लिया।